चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकायों में पार्षद निधि जारी हुई है और डिप्टी सीएम साव ने इस मामले पर कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, नगरीय निकाय में मूलभूत सुविधा और विकास के राशि उपलब्ध करा रहे हैं और अब तक 1300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई और साथ ही अभी पार्षद निधि की राशि जारी की है। शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर बने, इसके लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं। आज भी निकाय की बैठक है। बैठक में शहर के विकास के लंबित योजना को तेज गति से पूरा करने पर चर्चा होगी। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधा बढ़ाने के लिए, नगरीय निकायों के विकास के लिए लगातार राशि उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोगों ने नगरीय निकायों को जारी किया है, अलग अलग मद और अलग अलग योजनाओं से। अभी पार्षद निधि की राशि, शेष जो बची हुई राशि थी, वो जारी की है। शहर हमारा स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुव्यवस्थित बने, इसके लिए लगातार योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। आज भी वीसी के माध्यम से नगरीय निकायों की बैठक है। बैठक लेकर शहरों के विकास की जो योजनाएं लंबित है, उन योजनाओं को तेज गति से पूरा कराने, शहर की स्वच्छता को लेकर आवश्यक चर्चा आज की बैठक। पार्षद निधि पर कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में शहर की जो दुर्दशा की है वो सबके सामने है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन शहर के विकास और दुर्दशा को ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस के लेटर बम पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल होना ही है। लगातार कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं और अब बलि का बकरा कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। ने 5 साल में नगरों की क्या दुर्दशा की है, यह सबके सामने है। चुनाव तो आने जाने हैं, पर शहरों की चिंता, शहरों के विकास, शहर के लोगों की चिंता, 5 साल में नगरीय निकायों की जो दुर्दशा हुई थी उसको ठीक करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार द्वारा दिए गए राशि का सदुपयोग किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोशिश करेंगे कि उस राशि का उपयोग सदुपयोग के लिए हो और इसके लिए राशि का जो उपयोग हो वो फिजूल खर्ची के लिए ना हो और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें और इसके लिए फ्री ऑडिट की योजना बनाई गई है ताकि नगरीय निकाय पर होने वाली राशि सदुपयोग के लिए हो। देखिए, उसके लिए पूरी तरह से हम सजगता से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राशियों का सदुपयोग हो और जिस मद के लिए राशि जा रही है उस मद का उपयोग हो, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगे। इसके लिए जैसे अभी प्री ऑडिट की भी हमने योजना बनाई है ताकि राशि का, नगरीय निकायों को जाने वाली राशि का सदुपयोग हो, फिजूल खर्ची पर लगाम लगे और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, इस दृष्टि से हमने योजना बनाकर काम। हाल ही में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने एक फर्जी पत्र लिखकर हार का जिम्मेदार भूपेश बघेल को बताया और इसके साथ ही कहा कि भूपेश बघेल मोहन मरकाम ही नहीं सुनते थे और साथ ही बहुत कम समय के लिए दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पर जिस तरीके के गंभीर आरोप उन्हीं के कार्यकर्ता लगा रहे हैं उससे पता चलता है कि आगे नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके की हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। है जिस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं,
तो कांग्रेस पे सिर फुटअव्वल होना है और अब बलि का बकरा कौन बनेगा चुनाव के हार का, ये देखने वाली बात होगी। उप मुख्यमंत्री पूर्व सांसद अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं की। अपने भाषण में राहुल गांधी ने झूठ का पुलिंदा बांधा, संवैधानिक पद पर होकर देश की जनता से झूठ बोला। ये मामला गंभीर है। 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया गया। राहुल गांधी को हिंदुत्व का अर्थ नहीं पता और न ही इसकी जानकारी है। और साथ ही कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर ये कहना भूल गए कि हिंसा किसने की और आपातकाल किसने लागू किया। कांग्रेस के ये एक लंबी फहरिस्त है। लोकसभा का सत्र चल रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता निर्वाचित हुए हैं। 2004 से लगातार सांसद हैं। इस बार 5वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका भाषण हुआ। उनके भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं हुई। ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। और उनका पूरा भाषण एक एक मुद्दे पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा। 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं, पर झूठ परोसने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत को उन्होंने जो चुना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हर एक मुद्दे पर झूठ बोला। अग्निवीर पर झूठ बोला, अयोध्या पर झूठ बोला, किसानों पर झूठ बोला। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संसद का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है। देश के 110 करोड़ हिंदुओं का यह अपमान है। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को
हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। राहुल गांधी क्या इस बात को भूल गए कि हिंसा किसने की? आपातकाल लगाकर संपूर्ण देश को कारावास बना दिया, जेल बना दिया, जेल में ठूस दिया। राहुल गांधी इस बात को भूल गए 1984 के वो सिख दंगे और इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद क्या कहा था उनके पूज्य पिता ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। राहुल गांधी का बयान हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा कहना ये 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये बहुत गंभीर मामला है। इससे संपूर्ण हिंदू समाज बुरी तरह से आहत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहकर उन्होंने जो ये भाषा का इस्तेमाल संसद में किया है, ये घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यजनक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अटल जी ने लिखा है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर पर नरसंहार किए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित बार बार, वादा निभा रही विष्णु सरकार। 5वीं किश्त का मिल रहा उपहार, 1000 हर माह सीधे खाते में। 1 जुलाई को 5वीं बार भेजेगी विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था जिन महिला मन के पूरा ख्याल रखी से। महिला बहनी मनवा मोदी सरकार विष्णु साय जी है बहुत बहुत बढ़िया करे है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। महतारी वंदन योजना का मिलता रहेगा लाभ, माह बदलेगा पूरा होता रहेगा हिसाब। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति और नियत नेला नार योजना से प्रभावित होकर और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव को आत्मसमर्पण किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदों के अनुरूप 2 माओवादियों पर 5-5 लाख कुल 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। माओवादियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने में जिला पुलिस बल और डीआरजी सुकमा और 50,219 वाहिनी सीआरपीएफ और साथ ही विशेष प्रयास रहा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को जिला कांग्रेस सीहोर के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने बताया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकर्ता घटनाएं उजागर हुई हैं। 1 जुलाई से देश में नया आपराधिक कानून लागू हुआ है और साथ ही न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं और साथ ही आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने तक बाद फैसला सुनाने तक का समय सीमा तय की गई है। सरकार ने ये कानून, नवीन भारतीय कानून 2023 भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है, वे अंग्रेजों के जमाना 1860 का पूर्व का आईपीसी जो बना था, इससे आम जनता को न्याय जल्द से जल्द मिल सके और आसानी से मिल सके, इसकी जागरूकता के लिए अभी पुलिस द्वारा और आयोजन किए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर कोतवाली में उपस्थित हुए थे। आम नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों और आप पत्रकार बंधुओं को भी प्रचार प्रसार के लिए इसका एक माध्यम बनाया है। ये एक भारतीय जनता के लिए बहुत हितकारी कानून सिद्ध होगा। सर, ये जो लोग कानून का दुरुपयोग करते थे, उससे कैसे निजात मिलेगी सर? हाँ, इसमें साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट में संशोधन किया गया है और पुलिस की प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वो साक्षी के कथन हो या जब्ती हो या तलाशी हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के माध्यम से इसको साक्ष्य स्वरूप लिया जाएगा। देश में लागू होने वाले नए विधान को बेहतर संचालन के लिए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में अनुभाग के सभी थानों पर 3 नए कानून जो कि देश में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं और इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर जनसंवाद के माध्यम से नवीन कानून के संबंध में जानकारी दे रहा है। और इसी कड़ी में देवास जिले के खातेगांव थाना प्रांगण में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने मौजूद नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों से सीधा संवाद कर कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए नए कानून को बनाया गया है। ये जैसा कि विदित है, पूरे देश में 1 जुलाई रात को 12:01 से 1 जुलाई रात के 12:01 से नए कानून लागू हुए, जिसमें काफी धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, प्रक्रियाओं में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो जिसको लेकर के 1 जुलाई को पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में विभिन्न तरह की मीटिंग, आयोजन, संगोष्ठियां की जा रही, जिससे कि लोगों को नए कानून के बारे में अवगत कराया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि पुराने जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, उनकी जगह बीएनएसएस कानून ले रही है। इसी तरह साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किया गया है और इस तरह की जानकारी हम विभिन्न लोगों को अलग अलग मीटिंगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव-गांव जाकर फली मीटिंग।
देश में नए कानून लागू होने के बाद अब लोग घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकेंगे और इसके अलावा पीड़ितों की उपस्थिति, गवाहों, एक्सपर्ट और साथ ही आरोपियों के लिए ई अपीयरेंस की सुविधा होगी। इसमें थाना आने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि ई अपीयरेंस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इसी तारतम्य में अधीक्षक के निर्देश पर जामुल थाना में नए कानून की जानकारी देने कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वैशाली नगर विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जामुल थाना प्रभारी के द्वारा अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्ति और नए कानून से आम लोगों को होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। संपूर्ण भारत में नया कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं और जिसके प्रचार प्रसार के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने निर्देश अनुसार सभी थाना चौकी के प्रभारियों के द्वारा इस दिन को महोत्सव की तरह मनाया गया और सभी थानों में जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच गणों और आम जनता की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के द्वारा नवीन कानूनों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया। थाना कटघोरा में कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक कटघोरा माननीय प्रेमचंद पटेल की उपस्थिति रही। नए कानून को लेकर शंकरगढ़ पुलिस लगातार प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों को विशेष जानकारी दे रही है और साथ ही बता दें कि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू हो गए और साथ ही इस विषय में लोगों को विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। नए कानून के महत्वपूर्ण संशोधनों, महिला बच्चों के लिए किए गए नए प्रावधानों और न्याय प्राप्त करने के संसाधनों एवं उपाय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और इसी कड़ी में नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। धार जिला मुख्यालय के नौगांव थाना परिसर में नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के लागू होने के प्रथम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही कार्यक्रम में अतिथि धार विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष धार सरदार सिंह बेड़ा समेत अधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से नए कानून की जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में धार शहर के गणमान्य नागरिक, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली छात्र और साथ ही एनसीसी कैडेट इत्यादि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जो पुराने कानून थे, जो अंग्रेजों के समय के कानून थे, उसको चेंज करके आज से लागू किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आज से लागू हो गए हैं और 12 बजे रात्रि से जो अपराध होंगे इन कानूनों के तहत होंगे। इन कानूनों को बनाने के लिए काफ़ी सहभागिता के साथ इसको निर्णय लिया गया था और काफ़ी 2019 से इस पर काम चल रहा था और ये 2023 में संसद में पारित हुआ था। तो ये कानून में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो त्वरित रूप से लोगों तक ये हमें इसको तक पहुँचाना है। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रहेगा और इसमें सुगम भी है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रावधान है कि इसमें जहाँ वो चाहेंगे वहाँ बयान दे सकते हैं। हम सभी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो तलाशी होगी, जो बयान होंगे, वो सभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और एफएसएल की जांच जो होती है, फील्ड जो जाती है, उनको कुछ धाराओं में वो प्रावधान भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं और उन लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने सभी अपने अधिकारियों को तैयार किया है। धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को और भी लागू करेंगे। कैसे मुजरिम को सजा दिलाई जाए, इस विषय में आज सही मायने में हम आज़ाद हुए हैं। अंग्रेजों की जो मानसिकता थी, उनकी शुरुआत ही दंड देने की थी। वो किसी को न्याय दिलाने की प्रक्रिया नहीं, उनका एक ही काम होता था कि हमें दंड देना है, कैसे देना है कि वो तय करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर न्याय दिलाना हमारी सोच है। पॉजिटिव सोच को लेकर के हम इस कानून को लागू किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करेंगे कि जिन्होंने इसके अंदर नया विधान लागू करके आज से माताओं बहनों को तो सुगमता दी ही है, पुलिस को भी सुविधा मिली है। समय सीमा में बांध करके न्याय को लंबित करने का या न्याय टालने का या बहुत देर तक किसी चीज को चलाने में एक अंकुश लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।